भारत एक ऐसा देश है जहां रोजाना हर घड़ी हर पल राजनीति की दुनिया में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, स्पेशली इंडिया में। इस हफ्ते भी बहुत कुछ घटा है। चलिए आइए आपको बताते हैं, बात करते हैं इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में छाई खबरों पर, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ। शुरू करते हैं इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप और सबसे पहली खबर पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम की सभा में कहा, धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का भुगत भोगी रहा है। यहां जेएनके बैंक में अपने नाते रिश्तेदारों और भाई भतीजों को भरकर इन परिवारवादियों ने बैंक की कमर तोड़ दी थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने बैंक को 1000 करोड़ की मदद देना तय किया। जो डूबने वाली बैंक थी, आज उसका मुनाफा 1700 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है, ऐसा पीएम ने वहां दावा किया। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज खुलकर सांस ले रहा है, और ये सब 370 हटने के बाद हुआ। दशकों तक कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर और देश को गुमराह किया। इससे फायदा जम्मू कश्मीर को हुआ या सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवारों को, ये जनता जान चुकी है, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो हमारे पॉलिटिकल रिकैप में अपनी जगह पिछले 6 हफ्तों से तो बना ही रहे हैं। इस बार उन्हें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से समन मिला है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी के कई समन का कथित रूप से पालन नहीं करने पर एजेंसी ने दर्ज कराई एक शिकायत, और जिसके बाद कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए कोर्ट में नई शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उनको तलब किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में अगली खबर क्या है आपको बताते हैं। बात करते हैं बिहार में एनडीए को लगने वाले झटके की आशंका की बात। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान तो आया नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर डिस्कशन जारी है। नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री की बात से ही इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान एनडीए में काफी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं वो खबर जो इस हफ्ते छाई रही राजनीति की दुनिया में। नोट फॉर वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। 1998 के अपने ही 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के फैसले को पलट कर रख दिया। इसके बाद अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर किसी के पक्ष में बोलता है या फिर रिश्वत लेते हैं तो सीधा मुकदमा चलेगा, किसी तरह की कानूनी छूट नहीं मिल पाएगी। इससे पहले 1998 में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने डिसीजन में यह कहा था कि संसद में वोट के लिए किसी भी सांसद को कानूनी कार्रवाई के लिए आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल रिकैप में, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और वो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। CWC यानी कि कांग्रेस की कार्य समिति पहले इसे पारित करेगी और फिर इसे जारी किया जाएगा। लेकिन 6 मार्च को पार्टी के प्रस्तावित घोषणा पत्र की ब्लूप्रिंट की कॉपी एबीपी न्यूज के हाथ लगी, जिसमें रोजगार, महंगाई, इन सब से लेकर राहत, सामाजिक न्याय पर खास फोकस किया गया है। क्या कुछ है 20 बड़े वादे, वो मैं आपको इस पॉलिटिकल रिकैप में बता देती हूँ। सबसे पहले बात यूथ की कर लेते हैं। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि केंद्र सरकार के 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, जॉब कैलेंडर जारी होगा, सरकारी परीक्षा फॉर्म फ्री, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून, अग्निपथ योजना बंद होगी, ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को हुनरमंद बनाने के लिए भत्ता दिया जाएगा। वुमेन के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है बताते हैं। महिलाओं को 6000 प्रतिमाह, केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सस्ते गैस सिलेंडर,
पिछड़ा वर्ग के लिए जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। किसानों के लिहाज से देखें तो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके लिए इस वक्त काफी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है। गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को 72,000 सालाना मिलेगा। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। अल्पसंख्यकों की बात करें, सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएगी। दलितों की बात करें तो भेदभाव के खिलाफ रोहित वेमुला के नाम पर कानून। हेल्थ केयर की बात करें तो गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना। खेल से जुड़े ग्रामीण बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा। तो ये 20 वादे जो अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हो सकते हैं। घोषणा पत्र तैयार है, जारी अभी नहीं हुआ है, ये मैं आपको फिर से बता दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की, जो हाल फिलहाल काफी चर्चा में है। 5 मार्च की दोपहर करीब 3 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने ईस्ट मेदिनीपुर जिले के एक जज को बर्खास्त करने से जुड़ा एक डिसीजन सुनाया। यह फैसला उनके करियर का आखिरी फैसला साबित हुआ। इसके फौरन बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सिर्फ 3 लाइनों में लिखा कि वो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफे के तीसरे ही दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और तभी से वो सवालों के घेरे में है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त डीएमके सांसद ए राजा ने इस हफ्ते काफी कुछ कहा हमारे देश को लेकर, संस्कृति को लेकर। क्या कहा आपको एक बार फिर से बताते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। डीएमके सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये तो एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने कहा कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बर्थडे पर कोयम्बतूर में हुई एक सभा में ये बयान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी हॉट टॉपिक रहा है इस वक्त भारत की राजनीति में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, और इसी के बारे में हमारी आखिरी अपडेट आज के पॉलिटिकल रिकैप में। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में इस साल 5 जनवरी को ईडी की टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी। इस दौरान शेख के समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया था। यह हमने आपको कई बार बताया है। इसमें कई अफसर घायल हुए थे। इसकी जांच अब सीबीआई के हाथों में है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिल गई इस हफ्ते। कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने उसे सीबीआई के हवाले किया। अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। संदेश खाली में शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर यह आरोप है कि वो महिलाओं का लंबे समय से गैंग रेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। शाहजहां टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हैं। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उनके घर पर रेड की थी। तब उनके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। ऑफिसर्स को जान बचाकर भागना पड़ा था। तभी से शाहजहां गिरफ्तार थे। फिलहाल अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी। बहुत कुछ घटा है, बहुत कुछ हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जो मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स हुई इस हफ्ते वो इस पॉलिटिकल रिकैप में हमने कवर की हैं। बाकी आपकी क्या राय है ये हमें ज़रूर से बताइएगा इन पॉलिटिकल हैपनिंग्स पर इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगले हफ्ते विद अ न्यू पॉलिटिकल रिकैप।